शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज से हुआ प्रभावी। भारत ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए डेयरी और कृषि उत्पाद को उदारीकरण से रखा बाहर। बाजारों तक पहुंच का एक बड़ा वादा करता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा, जहां भारतीय निर्यातक वैश्विक स्तर पर मजबूत हैं। EFTA कंट्रीज के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। भारत ने अपने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को पूरी तरह उदारीकरण से बाहर रखा है। लेकिन EFTA देशों में भारतीय निर्यातकों को अब नए टैरिफ लाभ मिलेंगे। वहीं EFTA देशों के लिए भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं का विशाल बाजार बड़ा आकर्षण है, खासकर स्विस घड़ियां, नॉर्वेजियन सी फूड और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए। Out of these 4 countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, and Norway, Switzerland is the biggest trading partner to India among those 4, and I think it will definitely benefit Indians and the Swiss, because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these 4 countries now managed to make a deal, because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज शामिल है। इसमें दोनों पक्षों ने मजदूरों के अधिकारों और पर्यावरण मानकों का ध्यान रखने की बात कही है। ये भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें ये शर्त जोड़ी गई है। अब द्विपक्षीय व्यापार हर साल बढ़कर 55 से $60 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
नए टैरिफ शेड्यूल लागू होने के साथ ही बंदरगाह और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज क्लियरेंस शुरू हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को शुरुआती फायदा मिलने लगा है। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और नई दिल्ली में मंगलवार को गन्ना अर्थव्यवस्था पर एक राष्ट्रीय परामर्श सेमिनार का आयोजन किया गया और इसका मकसद गन्ना किसानों की समस्याओं को समाधान और गन्ने की खेती में सुधार के लिए किसानों के विचार और विमर्शों को शामिल करना है। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गन्ने की खेती में मोनोक्रॉपिंग की जगह इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम को लगाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है गन्ने को भारत की अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बनाना और इसमें जितनी बाधाएं उनको दूर करना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम देना, रिसर्च मैकनाइजेशन के लिए भी नई योजना बनाना होगा तो बनाएंगे। फिर आप अगर ड्रिप की बात करते तो किसान खरीदेगा कैसे, कई चीजों पर विचार कर, इन सब पर विचार करके ही हम गन्ना नीति फाइनल करेंगे। आगे गन्ने पर रोड मैप का ये प्रारंभ है बनाने का, क्योंकि आप व्यवहारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मुझसे ज्यादा समस्याओं से और आवश्यकताओं से परिचित है, इसलिए मैं आपके सुझाव चाहता हूं। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी जानकारी उपग्रह सर्वेक्षण से सामने आई है। पर्यावरण अभियंता सुखदेव सिंह ने बताया है कि पंजाब में 15 सितंबर से 27 सितंबर तक पराली जलाने के 45 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22 स्थानों पर आग लगने का पता चला है। सुखदेव सिंह ने बताया है कि उपग्रह सर्वेक्षण की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू हुई थी, तो वहीं इन्होंने बताया है कि पिछले साल पराली जलाने के 59 मामले सामने आए थे। डबल बर्निंग में अभी तक जो हमारे पास केसेस आए हैं वो आए हैं 45, जो हमारे सैटेलाइट्स ने रिपोर्ट किए हैं, जिसमें एज पर प्रोटोकॉल हमने 24 घंटों के अंदर अंदर उसको वेरीफाई किया है और उसमें से सिर्फ 22 जगह में आग पाई गई और उन 22 जगह पे हमने एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी इम्पोज कर दी है, उसकी रिकवरी भी कर ली है और प्लस हमने उस पर FIRs भी लॉन्च कर दी हैं और रेड एंट्री भी हो गई है। मतलब सारा एक्शन हमारा इक्वलाइज है अभी तक। बिहार के लखीसराय में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनकर लगभग तैयार हो गया है। 1232 एकड़ में फैली ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होनी है और जिसके पहले चरण का काम पूरा हो गया है। यहाँ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट घंटा है, जो व्यस्त समय में 45.4 मेगावाट क्षमता के साथ 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी। बिहार की छवि तेजी से बदल रही है। एक वक्त था जब राज्य के शहरों में रहने वाले लोगों को आधे दिन भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। आज राज्य में सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन बनकर तैयार है। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। ये एक साइट है जहाँ पे हम लोगों ने 1 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन का प्लांट लगाया है और साथ ही साथ 495 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। तो इससे हम दिन में जो है रूटीन सोलर सप्लाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो एक्सेस जनरेशन है उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में उसको स्टोर करके शाम के समय जब हमारी पीक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय 4 घंटे तक की पीक डिमांड भी अपनी मीट कर सकते हैं। 1500 करोड़ की लागत वाले कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में कुल 4,32,000 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। पहले फेज में 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि दूसरे फेज में 251 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 185 मेगावाट का एसी कैपेसिटी रखा है और इसमें बेस भी लगाया जा रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो 254 मेगावाट आवर का होगा। इससे हम लोग जो सोलर एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टोर करेंगे और रात के समय में भी
45 मेगावाट का 4 घंटे तक बिजली दे पाएंगे। और इसका दूसरे फेज में भी हम लोग जो है कर रहे हैं, उसमें हम लोग 116 मेगावाट का एसी कर रहे हैं और बेस की कैपेसिटी 251 मेगावाट आवर की है, जिसमें कि हम लोग 50 मेगावाट पर आवर करके 4 घंटे तक देंगे। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी। वर्तमान में यहाँ 1200 इंजीनियर और मजदूर कार्यरत हैं। आने वाले समय में यहाँ रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। अभी हमारे राज्य में हम लोगों की जो STU लेवल पे, जो स्टेट ट्रांसमिशन पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई पड़ती है वो है 5 रुपये 95 पैसे। कजरा का जो टैरिफ हम लोगों को आया है वो आया है 3 रुपये 97 पैसे। तो लगभग हमारे स्टेट जो एवरेज अभी पावर का कॉस्ट है उससे 2 रुपये सस्ता है ये। तो ओवरऑल हमारी पावर कॉस्ट में भी कमी थोड़ी आएगी, जिसका अंतिम रूप से फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। अब दूसरा, चूँकि ये प्रोजेक्ट हमारे राज्य में ही लग रहा है, लखीसराय ज़िले में है वो, तो यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं और जो ये प्लांट रन भी करेगा आगे, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज इस इलाके की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से इस इलाके में रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ गए हैं। यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू होने से राज्य के लोगों को सस्ती बिजली का भी तोहफा मिलेगा। लखीसराय से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और ऐसे में सरकार अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों और अन्य लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई है और उसके लिए मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 की राशि उनके खातों में पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली भुगतान दिसंबर तक स्थगित रहेंगे और इसके अलावा नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली NCR में कल भी बादल जमकर बरसे, जिसमें मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश में कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। कच्छ की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र से प्रभाव से आज सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान निकोबार में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति बनी रहती है और उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रोम में FAO की वैश्विक सम्मेलन में सतत पशुधन परिवर्तन पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने भारत के डेयरी और पशुधन नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र में राजीव रंजन सिंह ने भारत की किसान केंद्रित पहलों, नवाचारों और परिवर्तनों की बात की, जो देश में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में समावेशी विकास को गति दे रहे हैं। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पशुधन क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये कृषि सकल मूल्य वर्धन GVA में 31% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान है। उन्होंने कहा है कि भारत वैश्विक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है और 239 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व की आपूर्ति में लगभग 1/4 का योगदान है। उन्होंने FAO के तहत स्थापित पशुधन उप समिति के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका पर गर्व व्यक्त किया। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो मंगलवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई।
29 सितंबर को जहां इसका भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 30 सितंबर को 600 रुपए की तेज गिरावट आने के बाद भाव घटकर 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 29 सितंबर को यहां इसका भाव था 4,350 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 4,400 रुपए पर हुए। गुजरात की तरफ रुख करें तो यहां की दाहोद मंडी में 30 सितंबर को सोयाबीन का भाव 50 रुपए चढ़कर 4,400 रुपए से 4,450 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 सितंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,000 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, जबकि बदायूं मंडी में बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की खन्ना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 सितंबर को नींबू 2,500 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को नींबू का भाव रहा 3,000 रुपए, जो कि मंगलवार को भी बिना किसी बदलाव के 3,000 रुपए पर टिका रहा। हरियाणा की हांसी मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 29 सितंबर को इसका दाम रहा 4,000 रुपए, जो कि 30 सितंबर को भी 4,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 सितंबर को नींबू का भाव रहा 4,110 रुपए, जो कि 30 सितंबर को 20 रुपए चढ़कर 4,130 रुपए हो गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई शुष्क अंतराल के दौरान करें। कटी हुई फसल को रात भर खुले खेत में ना रखें। यहाँ के किसान बाजरे की कटाई का काम करें। फलियों के विकास या दाना बनने के समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना जरूरी है। असम में पिछले हफ्ते हुए बारिश की वजह से खेतों में जो फालतू पानी भरा है उसको बाहर निकालें। गन्ने, उड़द और मूंग के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दे। असम के किसान रबी की मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियों की बुवाई करें। मेघालय और मिजोरम में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। मेघालय में अदरक की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों और बागों में भी फालतू पानी जमा होना ठीक नहीं है। नागालैंड में तिल और अगेती धान की कटाई जारी रखें। मिर्च, बैंगन और अन्य तैयार सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। मिजोरम में तैयार भिंडी, टमाटर और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। धान की खड़ी फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाकर रखें। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान मध्य अवधि वाली गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। मणिपुर के किसान सोयाबीन की पकी हुई फलियों और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। तैयार रागी की कटाई और मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली
फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। पीएम ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उसके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह से संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के 3 सिद्धांतों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देश अपनी क्षमताओं, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को मजबूत बना रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की उपलब्धि हासिल की। प्रहलाद जोशी ने कंपनियों से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का आग्रह किया, जिससे तेल आयात कम होगा और उत्सर्जन में कमी आएगी। तो वहीं इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारी सेनाओं ने किस प्रकार से एक निर्णायक विजय हासिल की थी। हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे रक्षा लेखा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अंग्रेज हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम हथियारों की चिंता मत करो, मैं इतने लाया हूँ कि चिटगांव को दूसरा जलियांवाला बाग बना दूं। करो और मरो। लड़ाई खत्म नहीं हुई, हमें जलियांवाला बाग का बदला लेना है। भारत माता की जय। भारत है हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।